आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपने इसके पहले पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को एक ऐसा मुकाम दिया, एक ऐसा हिंदी गद्य साहित्य के एक पिता के रूप में, एक जनक के रूप में जाने जाते थे। उस समय जबकि स्थितियां कुछ ऐसी थीं बच्चों की, हिंदी गद्य साहित्य एक नितांत अभाव से जूझ रहा था। डिंगल हो, पिंगल हो या अन्य प्रकार की जो आदिकालीन जो भाषाएं थी, उन भाषाओं में रचनाएं होती थीं, लेकिन एक जो खड़ी बोली का प्रादुर्भाव होता है, हमारी जो बोलचाल की भाषा थी, उस बोलचाल की भाषा, शुद्ध साहित्यिक भाषा में अगर एक साहित्य रचना की शुरुआत होती है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही शुरू होती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से शुरू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपने पढ़ा, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा कि बहुत ही संक्षिप्त जीवन उनका रहा। उस संक्षिप्त जीवन काल में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने हर प्रकार की विधाओं से, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो फिर जो है निबंध हो, चाहे फिर वो काव्य रचना हो, न इन प्रकार की रचनाओं से किस प्रकार से उन्होंने हिंदी गद्य को पुष्ट और परमार्जित करने का कार्य किया। अब चूँकि 34 वर्ष 4 महीने की आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात एक दायित्व, एक जिम्मेदारी उनके बाद के आने वाले जो कवि थे, जो लेखक थे, उनके ऊपर आती है। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1864 ईस्वी में जन्म लेते हैं, 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु होती है। उसके पहले 1864 ईस्वी में इस यशस्वी लेखक, निबंधकार का जन्म हो चुका था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कार्यों से काफ़ी कुछ सीख करके ही महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य धारा हिंदी साहित्य में आए। हिंदी साहित्य का इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया और उस समय जो कुछ सुधार का क्रम बचा हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, जो नहीं हो पाया था, अल्पकाल में उनकी मृत्यु हो गई। उस बीड़ा को उठाते हुए, पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जो सहयोगी जो लेखक थे, उन लेखकों के साथ मिल करके इन्होंने हिंदी साहित्य को और अधिक परिमार्जित करने का प्रयास किया और अधिक समृद्ध करने का प्रयास किया। ऐसे महान यशस्वी निबंधकार का जीवन परिचय आज पढ़ने का अवसर है हमारा, आपका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक हिंदी गद्य साहित्य के द्विवेदी युग के युग विधायक भी कहे जाते हैं। युग, उन्हीं के नाम पर ही द्विवेदी युग, जो 4 आधुनिक काल में जो 4 युग आए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, तो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, है ना। तो इस प्रकार से जो है, जो एक युग के जो प्रणेता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके बाद जो युग प्रणेता रहे हिंदी साहित्य के, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग माना जाता है। ऐसे युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 5 मई सन 1864 ईस्वी को रायबरेली जिले के, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग पुस्तक देख रहे हो तो पुस्तक देखें और रफ आपके पास होना चाहिए, पेंसिल आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में हो, ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो उसको आप तुरंत नोट करते जाएं। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके नोट्स में हो जाएंगी, आपके रफ में हो जाएंगी, वो कभी आपको भूलेंगी नहीं, है ना। तो महत्वपूर्ण नोट्स इसी तरह से बनाते हैं जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हो, जो लगे आपको कि हाँ ये चीज़ें जो है परीक्षोपयोगी हो सकती हैं। परीक्षोपयोगी तो सारी चीज़ें हैं,
तो उसे आप सॉर्ट आउट करते जाएं, उसे आप पॉइंट आउट करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि जो है आपको याद करने में और आसानी रहे, आपको मेहनत कम लगेगी। आप लिखोगे, एक बार आपने पढ़ा, एक बार मैंने बोला सुन लिया, आपने पुस्तक में देखा और वही चीज़ आपने लिख लिया, फिर वो आपको जो है कभी भूलेगा नहीं। तो इस तरह से युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के युग विधायक थे, युग स्रष्टा थे, 5 मई सन 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी, पिता का नाम क्या, राम सहाय द्विवेदी था। इनके पिताजी स्वामी महावीर को मानते थे, महावीर स्वामी को मानते थे, और इसलिए महावीर स्वामी को मानने के नाते इन्होंने जो है अपने पुत्र का नाम, जब ये पैदा हुए तो इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा, महावीर सहाय रखा। इनका प्रारंभिक नाम अगर देखें तो इनका प्रारंभिक नाम क्या था, महावीर सहाय। तो महावीर सहाय इन्होंने रखा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा इनकी इनके गांव में होती है, इनकी गांव की पाठशाला में होती है। और जब ये प्रारंभिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल में जब नाम लिखाने के लिए इनके पिताजी जाते हैं, तो ये जो है इनका नाम, वहाँ के जो प्रधानाचार्य जी थे, प्रधानाचार्य जी ने इनका नाम जो है महावीर प्रसाद कर लिया। और बच्चों एक मिनट, ये आदर्श पांडे अभी जुड़े हैं। आदर्श पांडे स्क्रीन पर आइए, वीडियो ऑन करिए। आदर्श पांडे वीडियो ऑन करिए। आदर्श पांडे वीडियो ऑन करिए। आदर्श पांडे, मेरी आवाज आ रही है? आदर्श पांडे, चलिए। तो इनका नाम जो है महावीर प्रसाद, उन्होंने क्या लिख दिया, महावीर सहाय की जगह महावीर प्रसाद इनका नाम वहाँ जो है लिख दिया गया रजिस्टर में, प्राथमिक विद्यालय में जब इन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। इस प्रकार से जो है अब यही जो छोटी सी भूल थी प्रधानाचार्य की, यही जो है इनके साहित्यिक जीवन में क्या हो गई, बन गई। शिखा तिवारी, शिखा तिवारी, आप लोग वीडियो ऑन करिए और समय से आप लोग आ जाया करिए, डिस्टर्ब होता है बेटा। हाँ तो डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बार बार जो है हम डिनाई करते जाते हैं, डिस्टर्ब ना होना पड़े और बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, क्लास अटेंड करिए। तो हाँ, जब ये 13 वर्ष के थे तो 13 वर्ष की आयु में ये अपने जो है चूँकि अंग्रेजी पढ़ने का शौक़ था इनको, अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के ही एक विद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया। रायबरेली के जिला स्कूल में एडमिशन लिया और जिला स्कूल में एडमिशन ले करके वहाँ इन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई करनी प्रारंभ की। चूँकि ये संस्कृत भी पढ़ना चाहते थे, संस्कृत के अभाव में, संस्कृत वहाँ उस जिला विद्यालय में संस्कृत विषय नहीं था, तो उसके अभाव में इनको जो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में फ़ारसी का अध्ययन करना पड़ा। इन्होंने फ़ारसी विषय का भी अध्ययन किया। 1 वर्ष तक वहाँ पढ़ने के पश्चात ये कुछ दिनों के लिए उन्नाव ज़िले के रंजीतपुरवा स्कूल में भी इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ भी पढ़ाई की इन्होंने, रंजीतपुरवा उन्नाव ज़िले में। और फिर कुछ दिनों तक वहाँ पढ़ने के पश्चात ये फ़तेहपुर चले गए, फ़तेहपुर में पढ़े, फ़तेहपुर में भी कुछ पढ़ा, कुछ दिनों तक पढ़ने के पश्चात ये चले गए अपने पिता के पास मुंबई।
मतलब कहीं ना कहीं जो है इनके मन में अपनी शिक्षा को लेकर के एक भटकाव दिखाई देता है। ये प्रारंभ में जो है इनकी प्राथमिक शिक्षा इनके गांव के विद्यालय में होती है। उसके बाद जो है ये जिला विद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ इनके मनपसंद का इनको विषय नहीं प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात जो है ये उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा विद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। फिर वहाँ भी 1 साल पढ़ने के पश्चात ये अगली कक्षा के लिए इन्होंने फतेहपुर में एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई की। वहाँ भी जो है इनका मन नहीं लगा। फिर अपने वह पिता के पास चले गए, कहाँ, मुंबई में चले जाते हैं। और मुंबई में जा करके वहाँ इन्होंने संस्कृत हो, गुजराती हो, मराठी हो और अंग्रेजी भाषा का जो है स्वाध्याय किया, है ना। स्वाध्याय से इन भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया और काफ़ी जो है मेहनत की इन्होंने इन भाषाओं का ज्ञानार्जन करने के लिए। लेकिन जो इनकी जो ज्ञान पिपासा थी, उत्कट ज्ञान पिपासा, मतलब कभी ना शांत होने वाली जो ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा थी वो कभी जो है शांत नहीं हुई। लगातार इनकी प्यास, शिक्षा की प्यास जो है बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ये पढ़ना चाहते थे और स्वाध्याय से इन्होंने और भी भाषाओं का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी थी, अब आजीविका के लिए इन्हें कुछ करना भी था, तो ये जो है रेलवे में इन्होंने नौकरी कर ली। और रेलवे में नौकरी करके अनेक पदों पर रहते हुए झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में ये लिपिक के मेन जो है चीफ क्लर्क जो होता है, मुख्य लिपिक, उसके पद को इन्होंने सुशोभित किया रेलवे में। और रेलवे में मुख्य लिपिक के पद पर रहते हुए, चूँकि बाबू का काम है, लिपिक का काम है, जो कुछ इनका जो कार्य था, अपने कार्य से बहुत खिन्न रहते थे। इसलिए क्योंकि जो ऊपर के जो अधिकारी थे, ऊपर के अधिकारियों के द्वारा इन पर काफ़ी दबाव बनाया जाता था, इनसे गलत कार्य कराए जाते थे। तो चूँकि इनका स्वभाव ऐसा था नहीं, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में ये जो है इन्होंने वहाँ नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दे करके फिर अपने जो साहित्य साधना का जो क्रम था, उस साहित्य साधना को इन्होंने प्रारंभ कर लिया और वहीं से इन्होंने जो है रचनाएं करनी प्रारंभ कर दी। साहित्य, जब ये नौकरी कर रहे थे, मुख्य लिपिक के पद पर थे, तब भी इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की थी। और इसी से जो है साहित्य में इनका ध्यान ज़्यादा लगा और ये नौकरी छोड़ करके साहित्य साधना में जुट गए। संस्कृत ग्रंथों के कई अनुवाद और आलोचनाएं भी इनकी प्रकाश में आई हैं। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में, और 1920 तक इस सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए एक बड़ी ही जिम्मेदारी और गुरुत्व दायित्व के साथ, श्रेष्ठ दायित्व के साथ इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, गुरुतर दायित्व निभाया उस पत्रिका के संपादन में। और इस प्रकार से 17 वर्षों तक उस पत्रिका का सफल संपादन करते हुए, जब ये उस पत्रिका से अलग होते हैं, मासिक पत्रिका थी, जब उससे अलग होते हैं तो अलग होने के पश्चात जो है ये अपने गांव चले आते हैं। और गांव के नीरस वातावरण में, वृद्धावस्था में गांव के नीरस वातावरण में इनका जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत होता है। दिसंबर 1938 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन भी हो जाता है। यशस्वी साहित्यकार हिंदी के इस अध्याय को पटाक्षेप कर देता है। यदि साहित्यिक योगदान, साहित्यिक उपलब्धियां, इनके द्वारा किए गए साहित्यिक अवदान की चर्चा करें तो जिस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में प्रादुर्भाव होता है,
वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं था, बल्कि उसके अभाव की पूर्ति का था। बच्चों ऐसे समझ लीजिए जैसे मकान बन के तैयार हो, सिर्फ उसको पेंटिंग कराना हो, है ना, तो पेंटिंग कराने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन मकान अधूरा बना हो और उस अधूरे मकान को पूरा करके फिर उसे पेंटिंग कराना हो, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा दायित्व होता है। तो जिस कार्य को अधूरा छोड़ गए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के उस छोड़े हुए कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। तो वो जो समय था वो अभावों की पूर्ति का नहीं था, कलात्मक विकास का, हिंदी साहित्य को किस प्रकार से हम विकसित करें इसका दौर नहीं था, बल्कि दौर किसका था कि हम किस प्रकार से जो है उसकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, कमियों को दूर करके उसे एक ऐसे पायदान पर लेके आए जहां से वो अपनी ऊंचाइयों को छू सके जिसके लिए वो वांछित है। द्विवेदी जी ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में, चाहे वो इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, पुरातत्व विभाग हो, चिकित्सा हो, राजनीति का क्षेत्र हो और जीवनी हो, इन सभी क्षेत्रों से इन्होंने सामग्रियां ली हैं। इन क्षेत्रों से इन्होंने जो है विषय वस्तु ले करके और हिंदी साहित्य को और पुष्ट परमार्जित किया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को मांझने और संवारने में, उसको परिष्कृत, उसको परिमार्जित करने में अपना पूरा जीवन दे दिया, पूरा जीवन संलग्न उसमें रहे, जुड़े रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इनके इसी योगदान के कारण, इनके इसी अथक प्रयास के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति और नागरिक प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब दो इन्हें उपाधियां प्राप्त हुई, एक साहित्य वाचस्पति का पुरस्कार प्राप्त हुआ और दूसरा जो है आचार्य की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जाने लगा। तभी से जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनका नाम हुआ। आगे देखते हैं। चूँकि वह समय ऐसा था जब टीका टिप्पणी करके कोई सही मार्ग निर्देशित करने वाला नहीं था, तो ऐसे में इन्होंने इस भाषा का जो भाषागत त्रुटियां थी उन त्रुटियों को दूर किया, उन अभावों को दूर किया और अभावों को दूर करने के साथ साथ भाषा का जो स्वरूप था उसे संगठित वाक्य विन्यास और विराम चिन्हों के प्रयोग तथा जो व्याकरण था, व्याकरण की जो त्रुटियां थी उन त्रुटियों पर भी इन्होंने विशेष फोकस किया और उनको सुधार करने का प्रयास किया। इनके जो समकालीन लेखक थे उन समकालीन लेखकों के भाषाओं में जो त्रुटियां थी, जो उनके लेखों में जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को भी इन्होंने रेखांकित किया, उसे समझाया, बताया, उसे भी दूर करने का इन्होंने प्रयास कराया। स्वयं तो इन्होंने किया ही, दूसरों से भी लिखवा करके भाषा को और पुष्ट परमार्जित कार्य किया। मतलब खुद तो इन्होंने किया ही और दूसरों को भी दिशा निर्देशित दे करके उन्होंने उनसे भी भाषा को और समृद्ध बनाने का प्रयास कराया। इस प्रकार से इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थीं, जिसमें से 50 से अधिक ग्रंथ और निबंध हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, मौलिक ग्रंथ, इनका मौलिक ग्रंथ में बेटा जो इनकी अपनी है, अपनी मौलिक उद्भावनाएं हैं, जिसमें अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकलन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, वाग विलास, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं। क्योंकि ये एक उच्च कोटि के अनुवादक भी थे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में इन्होंने अनुवाद भी किया है। संस्कृत के इनके जो अनुदित ग्रंथ हैं वो रघुवंश, अनुदित का मतलब क्या, दूसरे का लिखा हुआ था लेकिन इन्होंने उसको जो है संस्कृत में क्या किया, अनुवाद किया। अनुदित माने क्या, अनुवाद किया हुआ, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उसका जो है रघुवंश का संस्कृत में इन्होंने अनुवाद किया। हिंदी महाभारत, कुमार संभव,
किरातार्जुनीयम, है ना, ये कुछ इनके अनुदित ग्रंथ थे। इंग्लिश में भी इन्होंने कुछ जो है कन्वर्ट किया था। वेकन विचार माला, शिक्षा और स्वाधीनता, ये कुछ इनके जो है अंग्रेजी भाषा में अनुदित ग्रंथ हैं। इस प्रकार से इनकी जो भाषा रही है वो अत्यंत परिष्कृत, परमार्जित और व्याकरण निष्ठ भाषा रही है, शुद्ध साहित्यिक भाषा रही है। इनकी भाषा में पर्याप्त गति है, प्रवाह है, भाषा प्रवाहमयी है और हिंदी शब्द भंडार की श्रीवृद्धि में इन्होंने सहयोग दिया है। इनकी भाषा में कहावत, मुहावरे, सूक्तियों का भी प्रयोग बहुतायत मिलता है और इस प्रकार से जो आलोचनात्मक, आत्मकथात्मक, गवेषणात्मक का भी उन्होंने प्रयोग किया, जिसमें जो है काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। शब्दों के प्रयोग में इनको रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आवश्यकता अनुसार जो है इन्होंने अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का जहाँ जैसा उपयोग होता था वहाँ उस प्रकार से जो उपयोग करके उस व्यवहार में लाते थे, है ना। इस प्रकार से आपको जो है महाकवि माह का प्रभात वर्णन, जो आपका अगला चैप्टर है, उसे आपको पढ़ना है, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क कंप्लीट करके और कल की जो नेक्स्ट जो क्लासेज होगी उस क्लासेज में आप कबीरदास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय अच्छे से आप तैयार करेंगे। उसके बाद फिर आगे की क्लासेस आपकी ली जाएंगी। ठीक है बेटा, अब मैं क्लास जो है यहीं एंड करता हूँ। पूरी तैयारी के साथ अगले क्लास में आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। पहले क्वेश्चनिंग होंगी, प्रश्नोत्तरी होगी, उसके बाद फिर आगे क्लास पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके आप लोग